नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन के एक बेहद बेहद जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये है चैप्टर 12, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अंतर सरकारी प्रशासन। हाँ, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें समझाता है कि सरकार के जो अलग-अलग लेवल्स हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और फिर नीचे स्थानीय सरकारें, ये आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये समझना बहुत ही क्रिटिकल है कि ये रिश्ते, ये इंटरैक्शंस कैसे होते हैं। आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर अमेरिकी संदर्भ में दिए गए उदाहरणों से, क्योंकि वहाँ ये सिस्टम काफी विकसित हुआ है। हाँ, और ये उदाहरण हमें भारत की व्यवस्था को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो काफी मिलते-जुलते हैं। हम देखेंगे कि ये रिश्ते कैसे बने, कैसे बदले और इनका शासन मतलब गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि फेडरलिज्म यानी संघवाद आखिर होता क्या है। ये यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली से कैसे अलग है। ठीक है। फिर हम अमेरिका के फेडरलिज्म के इतिहास को देखेंगे, उसके अलग-अलग फेजेस, जिन्हें समझाने के लिए बड़ी दिलचस्प केक एनालॉजीज दी गई हैं, जैसे लेयर केक, मार्बल केक फेडरलिज्म। अच्छा, केक, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, ये याद रखने में आसान बनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि पैसा मतलब फिस्कल फेडरलिज्म और नियम कानून यानी रेगुलेटरी फेडरलिज्म इन रिश्तों को कैसे शेप करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। और इसमें संविधान और अदालतों की भूमिका भी देखेंगे। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स का क्या रोल रहा है, खासकर अमेरिका में। और आखिर में राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच के संबंध कैसे काम करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो मतलब एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस यानी अंतर सरकारी संबंध आखिर हैं क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की अलग-अलग इकाइयों मतलब यूनिट्स के बीच के रिश्ते हैं। किस तरह के रिश्ते? हर तरह के। फाइनेंशियल रिश्ते मतलब पैसे का लेन देन, लीगल रिश्ते मतलब कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां, पॉलिटिकल रिश्ते मतलब सत्ता और प्रभाव का खेल, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ते मतलब रोजमर्रा का कामकाज और समन्वय। ये सब मिलके इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है। और फेडरलिज्म यानी संघवाद इसी का एक रूप है। हाँ, फेडरलिज्म एक खास तरह की व्यवस्था है जहां देश की शक्ति या सॉवरेनिटी राष्ट्रीय सरकार मतलब नेशनल गवर्नमेंट और उपराष्ट्रीय सरकारों जैसे राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बंटी होती है। बंटी होती है मतलब दोनों स्तर की सरकारों का अपना अस्तित्व होता है, अपनी शक्तियां होती हैं जो आमतौर पर संविधान में लिखी होती हैं। कोई एक स्तर दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है, जैसे ब्रिटेन में है? हाँ, यूनिटरी सिस्टम में सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है, आमतौर पर राष्ट्रीय सरकार के पास। वो चाहे तो राज्यों या स्थानीय इकाइयों को शक्तियां दे सकती है, लेकिन वो उन्हें वापस भी ले सकती है। वहां राज्य या प्रांत केंद्र के अधीन होते हैं, उनके बराबर नहीं। फेडरलिज्म में ये बराबरी का या कम से कम स्वायत्तता का तत्व होता है। समझ गया। तो फेडरलिज्म में शक्ति बटी हुई है, यूनिटरी में एक जगह केंद्रित है। बिल्कुल। और कुछ शोध, कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि फेडरल सिस्टम्स जहां शक्ति बटी होती है, वहां अक्सर भ्रष्टाचार मतलब करप्शन कम होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती, तो उसका दुरुपयोग करना मुश्किल होता है और अलग-अलग स्तरों पर चेक और बैलेंस होते हैं। साथ ही ये भी पाया गया है कि ऐसी व्यवस्थाएं ज्यादा कुशल मतलब मोर एफिशिएंट हो सकती हैं सेवाओं को देने में, क्योंकि स्थानीय जरूरतें स्थानीय सरकारें बेहतर समझ सकती हैं। बात है। और इसमें फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का क्या रोल है, राजकोषीय विकेंद्रीकरण? ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि टैक्स लगाने और खर्च करने की शक्ति भी राष्ट्रीय सरकार से राज्य और स्थानीय सरकारों को दी जाती है। जब उनके पास अपना पैसा होता है तो वो अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले ले सकती हैं, सिर्फ केंद्र के अनुदान पर निर्भर नहीं रहती। ये फेडरलिज्म का एक अहम पहलू है। ठीक है। तो ये तो हुई फेडरलिज्म की मूल बातें। अब अमेरिका के संदर्भ में बात करते हैं। वहां कितनी सरकारें होंगी अंदाजन? ये जानकर शायद हैरानी हो,
टेबल 12(1) के मुताबिक 2012 में अमेरिका में करीब 89,055 सरकारी इकाइयां थीं। 89,000 से ज्यादा। बाप रे, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक फेडरल सरकार, 50 राज्य सरकारें और हजारों की संख्या में काउंटी गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, टाउनशिप गवर्नमेंट्स, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। बाप रे, इतने सारे स्तर, इनके बीच तालमेल बिठाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। यकीनन ये इंटरगवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। इन हजारों इकाइयों के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, और यहीं पर संविधान और अदालतों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मदद करता है इस फेडरल व्यवस्था को चलाने में? अमेरिकी संविधान फेडरलिज्म के 3 मुख्य पहलू स्थापित करता है। पहला, वो नेशनल सरकार और स्टेट सरकारों को अलग अलग पहचान, सेपरेट आइडेंटिटीज देता है, मतलब दोनों का अपना अस्तित्व है। ठीक है। दूसरा, वो दोनों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा करता है, डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे संविधान का आर्टिकल 1 सेक्शन 8, आर्टिकल 1 सेक्शन 8 केंद्र सरकार की शक्तियों को गिनाता है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा छापना वगैरह। हाँ, इन्यूमरेटेड पावर्स कहते हैं शायद। बिल्कुल। और फिर संविधान का 10th अमेंडमेंट, 10वां संशोधन, कहता है कि जो शक्तियां न तो केंद्र को दी गई हैं और न ही राज्यों को मना की गई हैं, वो राज्यों या लोगों के पास सुरक्षित हैं। इसे रिजर्व्ड पावर्स कहते हैं। अच्छा, तो ये बंटवारा साफ है। और तीसरा पहलू? तीसरा पहलू है इंटीग्रेशन, मतलब इन अलग अलग इकाइयों को एक व्यवस्था में जोड़ना। संविधान ऐसे तरीके बताता है जिससे ये दोनों स्तर मिलकर काम कर सकें, जैसे राज्यों को राष्ट्रीय चुनावों में भूमिका देना वगैरह। तो संविधान एक ढांचा देता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर कोई विवाद हो जाए तो? तब आती है अदालतों, कोर्ट्स की भूमिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट की। अमेरिकी इतिहास में ऐसे कई मामले आए हैं जिन्होंने फेडरलिज्म के मायने तय किए हैं। कोई खास मामला? सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है मैकॉलार्च वी मैरीलैंड, मैकलॉज बनाम मैरीलैंड। ये 1819 का केस है। 1819? इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए। पहला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ वही शक्तियां नहीं हैं जो संविधान में साफ साफ लिखी हुई हैं, इन्यूमरेटेड पावर्स, बल्कि वो शक्तियां भी हैं जो उन लिखी हुई शक्तियों को अमल में लाने के लिए नेसेसरी एंड प्रॉपर है। अच्छा, नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लॉज, इसे इम्प्लाइड पावर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इम्प्लाइड पावर्स यानी निहित शक्तियां। इस क्लॉज की व्याख्या से फेडरल सरकार की शक्तियों का दायरा बहुत बढ़ गया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लक्ष्य संवैधानिक है तो उसे हासिल करने के लिए कांग्रेस कोई भी ऐसा तरीका अपना सकती है जो तर्कसंगत हो और संविधान के खिलाफ ना हो। और दूसरा फैसला क्या था इस केस में? दूसरा फैसला था नेशनल सुप्रीमेसी का। कोर्ट ने कहा कि अगर कभी फेडरल कानून और स्टेट कानून में टकराव होता है तो फेडरल कानून ही मान्य होगा, बशर्ते फेडरल सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों के दायरे में काम कर रही हो। इस केस ने फेडरल पावर को बहुत मजबूती दी। तो मैकॉलच वी मैरीलैंड ने एक तरह से केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। ये आज भी बहस का मुद्दा रहता होगा? बिल्कुल रहता है। स्टेट्स राइट्स यानी राज्यों के अधिकारों के समर्थक अक्सर कहते हैं कि इस फैसले ने और बाद के फैसलों ने राज्यों की स्वायत्ता को कम किया है। ये बहस फेडरलिज्म के केंद्र में हमेशा रही है। ये तो हुई संविधान और अदालतों की बात। अब आते हैं उस मजेदार हिस्से पर, फेडरलिज्म का विकास और वो केक एनालॉजीज। ये क्या है? हाँ, ये एनालॉजीज अमेरिका में फेडरलिज्म के बदलते स्वरूप को समझने में मदद करती हैं। ये दिखाती हैं कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते समय के साथ कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहला केक कौन सा है? पहला है लेयर केक। ये डुअल फेडरलिज्म यानी दोहरा संघवाद के दौर को दिखाता है, जो मोटे तौर पर 1789 से 1932 यानी 1932 तक चला। लेयर केक मतलब जैसे केक की अलग अलग परतें होती हैं। बिल्कुल। इस दौर में माना जाता था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में सख्ती से अलग अलग काम करती हैं। जैसे केक की परतें होती हैं, एक चॉकलेट एक वनीला, जो आपस में मिलती नहीं। केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना। बहुत कम ओवरलैप था। अच्छा, तो ये था ड्यूल फेडरलिज्म। जी। फिर क्या हुआ? केक बदल गया। हाँ? फिर आया मार्बल केक। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दौर को दर्शाता है, जो खासकर 1933-1933 के बाद शुरू हुआ।
प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील के समय। मार्बल केक जिसमें रंग आपस में खुले मिले होते हैं। बिल्कुल। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आई और राज्यों के पास उससे निपटने के लिए संसाधन नहीं थे। तब फेडरल सरकार ने बड़े पैमाने पर मदद देना शुरू किया, कई नई योजनाएं शुरू की। इससे केंद्र और राज्यों के काम आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल गए। मतलब अब वो अलग अलग परतें नहीं रही। एड हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, इन सब क्षेत्रों में केंद्र और राज्य मिलकर काम करने लगे। फेडरल एड यानी संघीय सहायता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए इसे मार्बल केक कहा गया। जहां चीजें आपस में मिली हुई हैं, आप आसानी से अलग नहीं कर सकते कि कौन सा हिस्सा केंद्र का है और कौन सा राज्य का। ये दौर करीब 1958 तक चला माना जाता है। ठीक है, लेयर केक से मार्बल केक। इसके बाद कौन सा केक आया? इसके बाद आया पाउंड केक। पाउंड केक ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोजनात्मक संघवाद के दौर लगभग 1959 to 1978 को दिखाता है। पाउंड केक ये कैसा होता है? पाउंड केक काफी भारी और सघन होता है। इस दौर में फेडरल सरकार ने राज्यों और स्थानीय सरकारों को बहुत सारे नए ग्रांट्स यानी अनुदान देना शुरू किया, खासकर राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम के तहत। तो ये तो मार्बल केक जैसा ही हुआ ना, सहयोग वाला। हाँ, सहयोग तो था, लेकिन अब ग्रांट्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए थे। बहुत सारे नए कैटेगोरिकल ग्रांट्स आए और इनके साथ शर्तें बहुत कड़ी थीं। फेडरल सरकार ये बताने लगी कि पैसा कैसे खर्च होगा, किन नियमों का पालन करना होगा। राज्यों की भूमिका काफी हद तक फेडरल कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेंसी जैसी हो गई। इसलिए इसे पाउंड केक कहा गया। मतलब फेडरल इन्फ्लुएंस बहुत भारी और सघन हो गया। राज्यों को एक तरह से कोऑप्ट कर लिया गया फेडरल लक्ष्यों के लिए। समझ रहा हूँ। मतलब पैसा तो आया पर आजादी कम हो गई काफी हद तक। इसके बाद के दौर को कहते हैं क्रम्बल केक, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद का दौर था, लगभग 1979 से 2008 तक। क्रम्बल केक जो बिखर जाता है। हाँ, इस दौर में सोच बदली। राष्ट्रपतियों जैसे रोनाल्ड रीगन ने फेडरल सरकार के आकार को कम करने और शक्तियों को वापस राज्यों को देने की बात की, जिसे डिवोल्यूशन, शक्तियों का हस्तांतरण कहते हैं। फेडरल सहायता कम हुई या उसका स्वरूप बदला। राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ संसाधनों मतलब रेवेन्यू के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। फेडरल नियंत्रण कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन व्यवस्था थोड़ी बिखरी बिखरी सी लगी। अच्छा, तो ये प्रतिस्पर्धा का दौर था। और सबसे ताजा केक कौन सा है? सबसे ताजा है एंजल फूड केक। इसे मैना फ्रॉम हेवन फेडरलिज्म भी कहते हैं, जो मोटे तौर पर 2009 से अब तक चल रहा है। एंजल फूड केक, ये तो बहुत हल्का होता है। और स्वर्ग से मन्ना, इसका क्या मतलब? हाँ, एंजल फूड केक हल्का होता है। इस दौर में खासकर 2008 की आर्थिक मंदी के बाद और फिर कोविड-19 महामारी के दौरान फेडरल सरकार ने राज्यों और यहां तक कि सीधे नागरिकों को भारी मात्रा में पैसा भेजा। अच्छा, मतलब फिर से फेडरल पैसा बढ़ा? हाँ, बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर फंडिंग, ये सब फेडरल फंड्स के रूप में राज्यों और लोगों तक पहुंचा। ये पैसा एक तरह से स्वर्ग से गिरे मन्ना जैसा था, जिसने राज्यों की वित्तीय हालत सुधारी, लेकिन ये आया ज्यादातर फेडरल सरकार की शर्तों पर। इसलिए इसे एंजल फूड केक कहा गया। हल्का दिखने वाला, लेकिन है तो बाहर से आया हुआ। वाह, लेयर केक, मार्बल केक, पाउंड केक, क्रम्बल केक और एंजल फूड केक, ये तो फेडरलिज्म के पूरे इतिहास का एक दिलचस्प नजरिया है। ये दिखाता है कि ये रिश्ते कितने डायनामिक हैं, कितने बदलते रहते हैं। बिल्कुल, ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात बदलने के साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और सहयोग का तरीका भी बदलता रहता है। अब हम फेडरलिज्म के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, पैसा। फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद। हाँ, पैसा इन रिश्तों को चलाने में, शेप करने में शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ही है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध कैसे हैं, कौन टैक्स लगाता है, कौन खर्च करता है, और पैसा एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैसे जाता है। तो अमेरिका में व्यवस्था कैसे बदली? आपने पहले जिक्र किया था कि फेडरल एड बढ़ी थी। हाँ, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है पिछली एक सदी में। शुरुआत में अमेरिका में ज्यादातर सरकारी खर्च स्थानीय सरकारें करती थीं और पैसा भी वहीं ज्यादा इकट्ठा करती थीं। राज्य सरकारें बीच में थीं। फेडरल सरकार का रोल सीमित था। अच्छा,
पहले स्थानीय सरकारें ज्यादा शक्तिशाली थी वित्तीय रूप से। हाँ, करीब 100 साल पहले तक, लेकिन धीरे धीरे ये पिरामिड उल्टा हो गया। फेडरल सरकार टैक्स इकट्ठा करने में ज्यादा सक्षम हो गई, खासकर इनकम टैक्स आने के बाद। और फिर महामंदी, विश्व युद्धों और सामाजिक कार्यक्रमों के विस्तार के कारण फेडरल खर्च बहुत बढ़ गया। आज फेडरल सरकार सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करती है और खर्च करती है। शक्ति नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब फेडरल सरकार राज्यों और स्थानीय सरकारों को पैसा कैसे देती है? इसका मुख्य जरिया है ग्रांट एंड एड, यानी सहायता अनुदान। ये वो पैसा है जो एक सरकार, आमतौर पर केंद्र, दूसरी सरकार यानी राज्य या स्थानीय को किसी खास उद्देश्य के लिए देती है, और अक्सर इसके साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। अच्छा, ये ग्रांट एंड एड ही फिस्कल फेडरलिज्म की नींव है? बिल्कुल। ये फेडरल पैसा राज्यों और स्थानीय सरकारों के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और ये ग्रांट्स कई तरह के होते हैं। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था कैटेगोरिकल ग्रांट्स और ब्लॉक ग्रांट्स का। इनमें क्या फर्क है? कैटेगोरिकल ग्रांट्स श्रेणीबद्ध अनुदान किसी बहुत ही विशिष्ट संकीर्ण उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे किसी खास हाईवे के निर्माण के लिए या स्कूल लंच प्रोग्राम के लिए। इसमें पैसा कैसे खर्च होगा, इस पर फेडरल सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है। ठीक है। और ब्लॉक ग्रांट्स? ब्लॉक ग्रांट्स, ब्लॉक अनुदान किसी व्यापक उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे सामुदायिक विकास या सामाजिक सेवाएं। इसमें राज्य या स्थानीय सरकार को ज्यादा लचीलापन, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो उस पैसे को उस व्यापक उद्देश्य के तहत कैसे खर्च करना चाहती हैं। तो राज्य सरकारें ब्लॉक ग्रांट ज्यादा पसंद करती होंगी क्योंकि उसमें आजादी ज्यादा है? आमतौर पर हाँ, वो ज्यादा स्वायत्तता चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस अक्सर कैटेगोरिकल ग्रांट्स देना पसंद करती है, क्योंकि उससे उन्हें ज्यादा नियंत्रण मिलता है और वो अपने वोटरों को दिखा सकते हैं कि पैसा किसी खास चीज पर खर्च हो रहा है। तो इसमें हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। और ये ग्रांट्स पाने के लिए सरकारें आपस में लॉबिंग भी करती हैं, मतलब एक दूसरे से अनुदान पाने की कोशिश? हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें वॉशिंगटन डीसी में अपने लॉबियिस्ट रखती हैं, जो कांग्रेस और फेडरल एजेंसियों से अपने लिए ज्यादा ग्रांट्स लाने की कोशिश करते हैं। शहर और काउंटीज भी राज्य सरकारों से अनुदान पाने के लिए लॉबिंग करते हैं। इसे इंटर गवर्नमेंटल लॉबिंग कहते हैं। अच्छा, ये भी होता है। तो ये ग्रांट्स मिलने से क्या राज्यों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्लाई पेपर इफेक्ट, फ्लाई पेपर प्रभाव कहते हैं। फ्लाई पेपर इफेक्ट, मक्खी पकड़ने वाले कागज जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि जब बाहर से पैसा, ग्रांट, किसी खास काम के लिए आता है, तो वो पैसा उसी काम पर चिपक जाता है, भले ही राज्य या स्थानीय सरकार की अपनी प्राथमिकता कुछ और रही हो। वो शायद वो पैसा टैक्स कम करने या किसी दूसरी सेवा पर खर्च करना चाहती हो, लेकिन ग्रांट की शर्तों के कारण उसे उसी खास काम पर खर्च करना पड़ता है जिसके लिए ग्रांट आया है। अच्छा, तो इससे स्थानीय जरूरतें पीछे छूट सकती हैं? ये हो सकता है। फेडरल ग्रांट्स राज्यों और स्थानीय सरकारों को वो काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो शायद वो अपने दम पर नहीं करते या जिनकी प्राथमिकता कम होती। ये एक तरह से उनकी अपनी पॉलिसी चॉइसेस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, बदल सकता है। और क्या ये अनुदान पाने वाले हमेशा ईमानदारी से पैसा खर्च करते हैं? दोज रास्कली रेसिपिएंट्स जैसा कुछ लिखा है नोट्स में। हाँ, ये एक मजाकिया अंदाज में कहा गया है, लेकिन मुद्दा गंभीर है। फेडरल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्रांट का पैसा सही तरीके से, सही उद्देश्य के लिए खर्च हो, लेकिन हजारों ग्रांट्स और हजारों प्राप्तकर्ताओं के साथ ये निगरानी रखना बहुत मुश्किल है। कभी कभी पैसा बर्बाद होता है या उसका दुरुपयोग होता है। इसको लेकर भी तनाव रहता है देने वाले और लेने वाले के बीच। समझ गया। तो फिस्कल फेडरलिज्म सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, इसमें शक्ति, नियंत्रण, प्राथमिकताएं, ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ फेडरल स्टेट रिश्तों पर ही लागू नहीं होता। राज्य सरकारें भी अपनी स्थानीय सरकारों को अनुदान देती है और वहां भी कमोबेश यही गतिशीलता देखने को मिलती है। इसे फिस्कल फेडरलिज्म इन द स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था फिस्कल फेडरलिज्म। अब बात करते हैं रेगुलेटरी फेडरलिज्म की। ये क्या है? नियम कानूनों का इस्तेमाल करती है। ये पैसे के लेन देन से अलग है, हालांकि दोनों जुड़े हो सकते हैं। नियम कानूनों का इस्तेमाल जैसे? इसका सबसे आम रूप है मैंडेट्स, अधिदेश।
मैंडेट का मतलब है एक आदेश या निर्देश जो एक सरकार दूसरी सरकार को देती है कि उसे कुछ करना होगा या किसी खास तरीके से करना होगा। अच्छा, मतलब फेडरल सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है। हाँ, ये मैंडेट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट्स। ये ऐसी शर्तें होती हैं जो सभी फेडरल ग्रांट्स पर लागू होती हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए हों। उदाहरण के लिए भेदभाव न करने का नियम या पर्यावरण संरक्षण के नियम। अगर राज्य ये शर्तें पूरी नहीं करते तो उन्हें कोई भी फेडरल ग्रांट नहीं मिलेगा। पार्शियल प्रीएम्प्शंस, इसमें फेडरल सरकार कुछ न्यूनतम मानक तय कर देती है, लेकिन राज्यों को अपने मानक लागू करने की अनुमति देती है, बशर्ते वो फेडरल मानकों से कमजोर ना हो। जैसे प्रदूषण नियंत्रण में क्रॉसओवर सैंक्शंस, इसमें एक क्षेत्र में नियमों का पालन न करने पर दूसरे क्षेत्र में मिलने वाले पैसे को काट लिया जाता है। जैसे अगर राज्य शराब पीने की कानूनी उम्र फेडरल मानक के हिसाब से नहीं बढ़ाते तो उनके हाईवे के लिए मिलने वाले फेडरल फंड में कटौती कर दी जाएगी। डायरेक्ट ऑर्डर्स, ये सीधे आदेश होते हैं जिनमें राज्यों या स्थानीय सरकारों को कुछ करने या न करने के लिए कहा जाता है और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माने का प्रावधान होता है। बाप रे, ये तो काफी सख्त तरीके हैं नियंत्रण करने के। हाँ, और सबसे ज्यादा विवादास्पद होते हैं अनफंडेड मैंडेट्स, गैर वित्त पोषित अधिदेश। अनफंडेड मैंडेट्स मतलब ऐसे आदेश जिनका खर्चा ना दिया जाए? बिल्कुल, फेडरल सरकार कोई नियम या मानक तो लागू कर देती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो खर्चा आएगा वो राज्यों या स्थानीय सरकारों को खुद उठाना पड़ता है। जैसे विकलांगों के लिए इमारतों में रैंप बनाने का आदेश या पर्यावरण मानकों को सख्त करने का आदेश। ये सब अच्छे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इनका वित्तीय बोझ नीचे की सरकारों पर पड़ता है। ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा, अपने बजट में से पैसा निकालना पड़ता होगा इन कामों के लिए। हाँ, और इसीलिए राज्यों और स्थानीय सरकारों ने इसका बहुत विरोध किया। वो कहते थे कि अगर वॉशिंगटन नियम बनाता है तो वॉशिंगटन को ही उसका बिल भरना चाहिए। इसी दबाव के चलते 1995 में अनफंडेड मैंडेट्स रिफॉर्म एक्ट UMRA गैर वित्त पोषित अधिदेश सुधार अधिनियम पास किया गया। अच्छा, इस एक्ट से क्या हुआ? क्या अनफंडेड मैंडेट्स बंद हो गया? पूरी तरह से तो नहीं। इस एक्ट में कहा गया कि कांग्रेस को कोई भी ऐसा कानून पास करने से पहले जो राज्यों या निजी क्षेत्र पर एक निश्चित सीमा से ज्यादा का खर्चा डालेगा, उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन करना होगा और उसे लागू करने के लिए फंडिंग का रास्ता भी बताना होगा। हालांकि इसके कई अपवाद और लूपहोल भी हैं, तो समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई पर कुछ हद तक लगाम लगी। तो ये रेगुलेटरी फेडरलिज्म भी शक्ति संतुलन का एक और मैदान है। बिल्कुल, पैसे के साथ साथ नियम भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के समीकरण तय करते हैं। और ये सिर्फ केंद्र राज्य का मामला नहीं है। राज्य सरकारें भी अक्सर स्थानीय सरकारों की शक्तियों को प्रीएम्प्ट करती हैं, मतलब अपने कानून बनाकर स्थानीय कानूनों को रद्द कर देती हैं या उनकी शक्तियों को सीमित कर देती हैं। अच्छा, राज्य भी ऐसा करते हैं? जैसे? हाँ, कई मामलों में। जैसे राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी का अपना कानून बनाकर शहरों को उससे ज्यादा मजदूरी तय करने से रोक सकती है, या प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने के स्थानीय नियमों को रद्द कर सकती है। इसे स्टेट प्रीएम्प्शन कहते हैं और ये भी आजकल काफी बढ़ रहा है। तो ये पूरा मामला काफी जटिल है। पैसा और नियम दोनों ही हथियार हैं जिनसे एक स्तर की सरकार दूसरे को प्रभावित करती है। वॉशिंगटन का रोल इसमें कैसा रहा है? नोट्स में लिखा है वन फाइन मेस आफ्टर अनदर। हाँ, ये थोड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी है। इसका मतलब है कि फेडरल सरकार की नीतियां, चाहे वो फिस्कल हों या रेगुलेटरी, हमेशा बहुत सुसंगत या प्रभावी नहीं रही हैं। कभी वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है, कभी बहुत कम। कभी नियम बहुत जटिल होते हैं, कभी फंडिंग अपर्याप्त होती है। इससे राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। लेकिन क्या राज्य सरकारें अब ज्यादा सक्षम नहीं हो गई हैं पहले से? केपेबल स्टेट्स की बात भी है। हाँ, ये भी सच है। पिछले कुछ दशकों में राज्य सरकारें ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा सक्षम हुई हैं। उनके पास बेहतर स्टाफ है, बेहतर तकनीक है और वो कई नीतियां बनाने और लागू करने में फेडरल सरकार से ज्यादा इनोवेटिव भी साबित हुई हैं। इसलिए अब ये बहस भी होती है कि कौन सा काम किस स्तर की सरकार को करना चाहिए। हाँ, सॉर्टिंग आउट फेडरलिज्म, हु शुड डू व्हाट, ये सवाल उठता है। क्या इसका कोई आसान जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा बहस का विषय रहेगा।
कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों जैसे रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक स्थिरता पर केंद्र को फोकस करना चाहिए, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दे राज्यों और स्थानीय सरकारों पर छोड़ देने चाहिए, जहां स्थानीय जरूरतें अलग-अलग होती हैं। मतलब एक तरह का फेडरल रीसेट, शक्तियों का फिर से बंटवारा। हाँ, ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन व्यवहार में ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ तार्किक नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल भी है। हर स्तर की सरकार अपनी शक्ति बनाए रखना चाहती है। ठीक है, तो हमने फेडरल स्टेट संबंधों को फिस्कल और रेगुलेटरी नजरिए से देखा। अब राज्यों के आपसी संबंधों की बात करते हैं। क्या राज्य आपस में भी सहयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे इंटरस्टेट कॉपरेशन कहते हैं। संविधान भी इसकी व्यवस्था करता है, जैसे फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जो कहता है कि राज्यों को एक दूसरे के कानूनों और अदालती फैसलों का सम्मान करना होगा। राज्य आपस में कई समझौते भी करते हैं, जिन्हें इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट्स कहते हैं, जैसे नदियों के पानी के बंटवारे पर या अपराधियों को पकड़ने में सहयोग पर। और क्या उनमें झगड़े भी होते हैं? इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, झगड़े भी होते हैं, पानी के बंटवारे पर, सीमाओं पर या आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे से कंपनियों को लुभाने की प्रतिस्पर्धा में। ऐसे विवाद कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो राज्यों के बीच भी सहयोग और संघर्ष दोनों चलते रहते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं राज्य और उनकी स्थानीय सरकारों के बीच के संबंधों पर। इंटरगवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट्स। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था कि स्थानीय सरकारें क्रीचर्स ऑफ द स्टेट्स होती हैं। इसका क्या मतलब है? ये डिलन्स रूल कहलाता है, जो एक पुराने अदालती फैसले से निकला है। इसका मूल विचार ये है कि स्थानीय सरकारें, जैसे शहर, काउंटी, कानूनी रूप से राज्य की रचना है। उन्हें केवल वही शक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से दी हैं, या जो उन दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। अगर कोई शक हो तो माना जाता है कि शक्ति स्थानीय सरकार के पास नहीं है। अच्छा, तो मतलब स्थानीय सरकारें राज्य की मर्जी पर निर्भर हैं। परंपरागत रूप से हाँ, राज्य सरकारें चाहें तो स्थानीय सरकारों को बना सकती हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, उनकी शक्तियां कम या ज्यादा कर सकती हैं या उन्हें खत्म भी कर सकती हैं। डिलन्स रूल स्थानीय सरकारों को बहुत कमजोर स्थिति में रखता है। लेकिन क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? होम रूल का भी जिक्र है। हुआ। होम रूल का मतलब है कि राज्य संविधान या कानून के जरिए स्थानीय सरकारों को कुछ हद तक स्वायत्ता, सेल्फ गवर्नमेंट की शक्ति दे देता है। जिन मामलों में होम रूल लागू होता है, उनमें स्थानीय सरकारें राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने कानून बना सकती हैं और अपने फैसले ले सकती हैं। तो ये डिलन्स रूल का उल्टा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। होम रूल स्थानीय सरकारों को ज्यादा शक्ति देता है। हालांकि होम रूल की सीमाएं भी राज्य ही तय करता है, और राज्य चाहें तो होम रूल को वापस भी ले सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। तो तनाव यहाँ भी बना रहता है। और क्या राज्य स्थानीय सरकारों की मदद भी करते हैं? A steadier helping hand? हाँ, राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता, ग्रांट्स, तकनीकी सहायता देती हैं और कई सेवाएं प्रदान करने में मदद करती हैं। समय के साथ ये मदद बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही राज्य का नियंत्रण भी बढ़ा है। एक तरह से राज्य की शक्ति का धीमा केंद्रीकरण, स्लो सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर भी हुआ है स्थानीय मामलों में। अब बिल्कुल नीचे के स्तर पर आते हैं। स्थानीय सरकारें आपस में कैसे काम करती हैं? इंटरगवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन अमंग लोकल गवर्नमेंट्स। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, जहाँ कई सारी छोटी छोटी स्थानीय सरकारें एक साथ मौजूद होती हैं। ये आपस में सहयोग करती हैं सेवाएं देने के लिए। सहयोग किस तरह का? कई तरीकों से। वो इंटरलोकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती हैं, जहाँ एक सरकार दूसरी सरकार को फीस के बदले कोई सेवा प्रदान करती है। जैसे एक शहर पड़ोस के छोटे शहर को पुलिस या फायर सर्विस दे। जॉइंट सर्विस एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जहां दो या ज्यादा सरकारें मिलकर कोई सेवा चलाती हैं, जैसे रीजनल पार्क या लाइब्रेरी। वो उपकरण या कर्मचारी भी साझा कर सकती हैं। अच्छा, ये सहयोग क्यों करती हैं? क्या फायदे हैं इसके? मुख्य कारण है एफिशिएंसी, यानी कुशलता और लागत बचाना। छोटी सरकारें अकेले शायद महंगी सेवाएं ना दे पाएं, लेकिन मिलकर दे सकती हैं। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है। दूसरा कारण एक्सपर्टीज हो सकता है। किसी एक सरकार के पास किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हो सकती है, जिसका फायदा दूसरे उठा सकते हैं। कभी-कभी राज्य सरकारें भी सहयोग के लिए प्रोत्साहित करती हैं या दबाव डालती हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ चिंताएं भी हैं? कंसर्न्स ओवर कोलैबोरेशन, कम्युनिटी काउंट्स। हाँ, चिंताएं भी हैं।
एक चिंता यह है कि सहयोग से स्थानीय नियंत्रण कम हो सकता है। नागरिक शायद महसूस करें कि सेवाएं अब उनके प्रति उतनी जवाबदेह नहीं रहीं। दूसरे, सहयोग की व्यवस्था बनाना और चलाना जटिल हो सकता है और कभी-कभी स्थानीय पहचान या कम्युनिटी आइडेंटिटी भी आड़े आती है। लोग नहीं चाहते कि उनकी सरकार किसी दूसरे शहर के साथ मिल जाए। और ये मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस का क्या मुद्दा है, बड़े शहरों के आसपास का शासन? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। एक बड़े मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अक्सर दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों अलग-अलग स्थानीय सरकारें होती हैं। शहर, उपनगर, काउंटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, इन सब के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, अपने अपने टैक्स होते हैं। तो इससे क्या समस्या होती है? इससे कई समस्याएं होती हैं। सेवाओं का दोहराव होता है, समन्वय मुश्किल होता है, ट्रैफिक, प्रदूषण, अपराध जैसी समस्याएं किसी एक शहर की सीमा में बंधी नहीं होती, लेकिन उनका समाधान करने के लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं होती। संसाधनों का असमान वितरण होता है। अमीर उपनगरों के पास खूब पैसा होता है, जबकि पुराने शहर या गरीब इलाके संघर्ष करते हैं। इसे फ्रैगमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या इन सबको मिलाकर एक बड़ी सरकार बना देनी चाहिए, गारगेंचुआ जैसा कुछ? ये एक समाधान सुझाया जाता है, कंसोलिडेशन, यानी कई स्थानीय सरकारों को मिलाकर एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सरकार बना देना। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, योजना बेहतर होगी और संसाधनों का ज्यादा समान वितरण यानी इक्विटी हो सकेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या कंसोलिडेशन से वाकई एफिशिएंसी बढ़ती है? इस पर बहुत बहस है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि बहुत बड़ी सरकारें उतनी कुशल नहीं होती जितनी मध्यम आकार की। नौकरशाही बढ़ जाती है, नागरिकों की पहुंच कम हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग अल्ट्रा लोकलिज्म की वकालत करते हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सरकारें ज्यादा जवाबदेह होती हैं और नागरिकों की पसंद का ज्यादा ध्यान रखती हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो कोई एक सही जवाब नहीं है? लगता तो नहीं। व्यवहार में पूरी तरह कंसोलिडेशन बहुत कम हुआ है, क्योंकि स्थानीय समुदाय इसका विरोध करते हैं। ज्यादातर जगहों पर बीच का रास्ता अपनाया जाता है। सहयोग के तरीके ढूंढना, रीजनल काउंसिल बनाना या कुछ खास सेवाओं जैसे पानी, सीवर, ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बनाना। समझ गया। इसे मिन्सिंग टुवर्ड मेट्रो कहा गया है, मतलब मेट्रोपॉलिटन शासन की तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाना। समझ गया। तो ये मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस की पहेली अभी सुलझी नहीं है? बिल्कुल। प्लेस, पीपल और पावर, जगह, लोग और शक्ति के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही व्यापक और जटिल विषय है, इंटरगवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने काफी कुछ कवर किया आज। हाँ, काफी गहराई में गए हम लोग। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं, की टेकअवेज को समेटें तो क्या होंगे? जरूर। सबसे पहले हमने समझा कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में मूल अंतर क्या है। शक्ति का बंटवारा बनाम शक्ति का केंद्रीकरण। हाँ, फिर हमने देखा है कि अमेरिका में फेडरलिज्म कैसे विकसित हुआ। लेयर केक डुअल फेडरलिज्म से, मार्बल केक कोऑपरेटिव, फिर पाउंड केक कोऑप्टेटिव, क्रम्बल केक कॉम्पिटिटिव और आखिर में एंजल फूड केक मैना फ्रॉम हेवन तक। बिल्कुल। उसके बाद हमने फिस्कल फेडरलिज्म की बात की, कैसे ग्रांट इन एड, चाहे वो कैटेगोरिकल हों या ब्लॉक ग्रांट्स, केंद्र राज्य संबंधों को आकार देते हैं। और हमने फ्लाई पेपर इफेक्ट को भी समझा। सही। फिर हमने रेगुलेटरी फेडरलिज्म को देखा, कैसे मैंडेट्स, खासकर अनफंडेड मैंडेट्स, एक बड़ी चुनौती रहे हैं और कैसे राज्य भी स्थानीय शक्तियों को प्रीएम्प्ट करते हैं। हाँ, और आखिर में हमने राज्य स्थानीय संबंधों पर नजर डाली। डिलन्स रूल बनाम होम रूल की खींचतान और स्थानीय सरकारों के बीच सहयोग और मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस की चुनौतियां। बहुत बढ़िया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस की रग-रग को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये विषय शायद थोड़ा सूखा या जटिल लगे, लेकिन अगर आप भारत में या कहीं भी शासन कैसे काम करता है ये समझना चाहते हैं, तो इन अंतर सरकारी संबंधों को समझना फाउंडेशनल है, बुनियादी है। इसे शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े ताकि ये कॉन्सेप्ट्स मजबूती से बैठ जाएं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे अमेरिका में शक्ति कभी केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकती है, कभी राज्यों की तरफ। भारत के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का संघवाद भी इसी तरह बदल रहा है? और क्या ये बदलाव हमेशा बेहतर शासन की ओर ले जाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी
और इंटरगवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी या आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। और अगर आप हमारे काम को समर्थन करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम लंबे समय तक आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाते रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।